नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। इतिहास कभी बीतता नहीं है, वो आपको वापस बुलाता है। आज हम आपको इजराइल के हाइफा शहर में लिखी शौर्य की अमर कहानियां सुनाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने इजराइल दौरे के आखिरी दिन हाइफा शहर गए थे और वहां उन्होंने पहले विश्व युद्ध के दौरान शहीद हुए भारत के 44 सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। इजराइल के शहर हाइफा के साथ भारतीय सैनिकों के रिश्ते की बात सुनकर आपको थोड़ी हैरानी जरूर हुई होगी, लेकिन आपको ये जानकर गर्व का अनुभव होगा कि 99 वर्ष पहले हाइफा को गुलामी की जंजीरों से मुक्ति दिलाने में भारतीय सैनिकों का बहुत अहम योगदान था। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि भारत के 44 सैनिकों ने घोड़ों और तलवारों की ताकत से बंदूक की गोलियों को हरा दिया था। वो घटना क्या थी और सितंबर 1918 में क्या हुआ था, ये भारत से प्यार करने वाले हर व्यक्ति को आज पता होना चाहिए। आप ये बात जानते हैं कि भारत में होने वाले आतंकी हमलों में सीमा पार से घुसपैठ करने वाले आतंकवादियों का हाथ सबसे ज्यादा होता है और डीएनए में हमने समय समय पर आपको बॉर्डर सिक्योरिटी सिस्टम की कमियों और उसमें किए जाने वाले सुधारों से जुड़ी जरूरी जानकारियां दी हैं। लेकिन आज हम आपको इजराइल के हाईटेक बॉर्डर के बारे में बताएंगे। ये इतना आधुनिक बॉर्डर है कि वहां आतंकवादी तो छोड़िए, परिंदा भी पर नहीं मार सकता। ये बॉर्डर आधुनिक तकनीक और सैन्य शक्ति का अद्भुत संगम है। इस बॉर्डर को देखकर आपको ये पता चलेगा कि भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पर कौन कौन सी नई टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करने की जरूरत है। इजराइल के हाईटेक बॉर्डर को करीब से देखने के लिए आपको जी न्यूज के संवाददाता राहुल सिन्हा की स्पेशल रिपोर्ट आज देखनी चाहिए। यहां पर आपको बताना चाहूंगा कि इस रिपोर्टिंग के लिए हमारी टीम को किसी प्रकार की कोई सुरक्षा प्रदान नहीं की गई थी। इजराइल की सेना की तरफ से हमें निर्देश दिए गए कि गाजा पट्टी के करीब जाना जान जोखिम में डालने के बराबर है। इसके बावजूद हमारी टीम ने बिना बुलेट प्रूफ जैकेट और बिना किसी सुरक्षा के इन संवेदनशील इलाकों में जाने का फैसला किया। हमारा मकसद सिर्फ इतना था कि हम आपको ये बता सकें कि कैसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की मदद से आम नागरिकों के साथ साथ सुरक्षा बलों की जान बचाई जा सकती है। ये आज की सबसे स्पेशल रिपोर्ट होगी और आपको इसे मिस नहीं करना चाहिए। और इसके बाद आज हम उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था का डीएनए टेस्ट करेंगे। हमारे देश में स्कूल शिक्षा के मंदिर माने जाते हैं, लेकिन सीएजी की एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 6 वर्षों में उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था किसी खंडर जैसी हो चुकी है। वर्ष 2010 से 2016 के बीच उत्तर प्रदेश के शिक्षा विभाग के कामकाज का एक सीएजी ऑडिट किया गया और इस ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 6 वर्षों में उत्तर प्रदेश के 1 करोड़ 21 लाख से ज्यादा बच्चों ने अपना स्कूल छोड़ दिया। छात्रों की यह संख्या इजराइल जैसे देश की कुल जनसंख्या से भी ज्यादा है। हमने उत्तर प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को लेकर आज ग्राउंड रिपोर्टिंग की है। यह विश्लेषण आज हमारे सिस्टम की आंखें खोल देगा। लेकिन सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। G20 समिट में भारत चीन के बीच द्विपक्षीय वार्ता को लेकर चीन का झूठ सामने आया है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक G20 समिट से अलग पीएम मोदी और शी जिनपिंग के बीच द्विपक्षीय बातचीत का कोई कार्यक्रम तय ही नहीं था। जिन देशों के साथ पीएम मोदी की द्विपक्षीय वार्ता होनी है वो हैं अर्जेंटीना, कनाडा, इटली, जापान, मेक्सिको, दक्षिण कोरिया, ब्रिटेन और वियतनाम। इन देशों के अलावा पीएम मोदी ब्रिक्स देशों के नेताओं की मीटिंग में हिस्सा लेंगे, लेकिन चीन के राष्ट्रपति से अलग से मुलाकात का कोई कार्यक्रम नहीं है। हमें अपनी डिमांड पर फर्म रहना चाहिए और नम्र भी रहना चाहिए। प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट की जरूरत नहीं है। तैयारी पूरी रखें, जो भी कुछ करना है वो करें। जर्मनी के हैम्बर्ग में आज से 8 जुलाई तक G20 देशों की बैठक शुरू हो रही है। समिट में पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी हिस्सा लेने वाले हैं। चीन ने कहा था कि दोनों देशों के नेताओं के मिलने के लिए अभी माहौल ठीक नहीं है। पीएम मोदी इजराइल की 3 दिवसीय यात्रा खत्म कर जर्मनी के हैम्बर्ग पहुंचने वाले हैं। इजराइल से रवाना होने के वक्त पीएम बेंजामिन नेतन्याहू अपने कई मंत्रियों के साथ एयरपोर्ट पर मौजूद थे। रवानगी से पहले पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। पीएम मोदी ने दौरे के तीसरे दिन आज सुबह हाइफा में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में शहीद 44 भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के हीरो दलपत सिंह के स्मारक का उद्घाटन किया। पीएम ने वहां जवानों से भी मुलाकात की।
पीएम मोदी इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ हाइफा में डोर बीच भी गए। यहाँ वाटर प्लांट देखा और समंदर का फिल्टर किया हुआ पानी पिया। शाम को 6:30 बजे पीएम मोदी ने डैन होटल में भारतीय छात्रों से मुलाकात की। शाम 7:30 बजे पीएम मोदी G20 समिट में हिस्सा लेने जर्मनी के लिए रवाना हो गए। भारत को हथियारों की बिक्री को लेकर पाकिस्तान का डर एक बार फिर सामने आ गया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नफीस जकारिया ने चिंता जताते हुए एक बयान में कहा है कि भारत को हथियारों की बिक्री से क्षेत्र में स्ट्रैटेजिक बैलेंस बिगड़ेगा। जकारिया का कहना है कि पाकिस्तान इसे लेकर अपनी आवाज इंटरनेशनल फोरम पर उठाता रहेगा। पाकिस्तान का ये बयान ऐसे वक्त पर आया है जब अमेरिका ने गार्जियन ड्रोन्स भारत को देने का सौदा किया। नफीस जकारिया ने हक्कानी नेटवर्क की पाकिस्तान में मौजूदगी के आरोपों को खारिज करते हुए इसे पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश बताया है। पश्चिम बंगाल के हिंसा प्रभावित उत्तरी 24 परगना में हालात अभी तक सुधरे नहीं हैं। जिले के बसीरहाट में दो गुटों के बीच आज फिर हिंसा हुई। थाने के पास दोनों गुटों ने एक दूसरे पर पत्थर फेंके। हिंसा पर काबू पाने के लिए पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा। बसीरहाट में ही कल की हिंसा के दौरान घायल 70 साल के एक बुजुर्ग की मौत हो गई। पुलिस से भिड़ंत के दौरान कार्तिक घोष घायल हो गए थे। हिंसा के बावजूद पश्चिम बंगाल सरकार ने बसीरहाट में अर्धसैनिक बलों की मदद लेने से इनकार किया है। दंगे से प्रभावित इलाकों का दौरा करने के लिए बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने पार्टी नेताओं की एक टीम बनाई है। इसमें ओम माथुर, कैलाश विजयवर्गीय, मीनाक्षी लेखी और सत्यपाल सिंह शामिल हैं। डरा कर धमका कर उनकी संपत्ति 10% 20% में खरीद कर उनसे मकान खाली करवाना चाहते हैं, इसलिए जानबूझ के दंगे करवा रहे हैं। और दुख की बात यह है कि सरकार का इन सब लोगों को संरक्षण और तुष्टीकरण की नीति के कारण ही ये सारे दंगे हो रहे हैं। 17 साल के एक लड़के की आपत्तिजनक फेसबुक पोस्ट की वजह से शनिवार को उत्तरी 24 परगना के बदुरिया में हिंसा की शुरुआत हुई थी। बाद में हिंसा जिले के दूसरे इलाकों तक पहुंच गई। हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी बुरहान वानी के एनकाउंटर के 1 साल पूरा होने पर 8 जुलाई को कश्मीर में आतंकी बड़े हमले की फिराक में हैं। खुफिया सूत्रों के मुताबिक दक्षिण कश्मीर में आतंकी सुरक्षा बलों को निशाना बना सकते हैं। अफवाहों पर लगाम लगाने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस ने आज रात से कश्मीर घाटी में सोशल मीडिया पर पाबंदी लगा दी है। साथ ही घाटी में 21,000 अतिरिक्त अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया है। पूरे कश्मीर में सिक्योरिटी को अलर्ट किया गया है, न सिर्फ अनलॉफुल असेंबलीज के लिए, न सिर्फ अनलॉफुल रैलीज के लिए, बल्कि प्रोबेबल मिलिटेंट स्ट्राइक्स के लिए, उसके लिए भी अलर्ट किया गया है। जम्मू कश्मीर के बारामूला से AK-47 के साथ लापता हुए टेरिटोरियल आर्मी के जवान का अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। पुलिस और खुफिया ब्यूरो जवान की तलाश में जुटे हुए हैं। लापता जवान का नाम जहूर अहमद ठाकुर है और वो पुलवामा के श्रीमो का रहने वाला है। टेरिटोरियल आर्मी की 173वीं बटालियन में तैनात जहूर एक AK-47 और 3 मैगजीन के साथ बुधवार रात से लापता है। पुलिस इस पूरे मामले में इंटेलिजेंस ब्यूरो से भी लगातार संपर्क में है। इसके बारे में हम कदम उठाएंगे ताकि इस तरह की जो है हादसा और इस तरह की जो है घटना फिर दोबारा ना हो। लेकिन मैं नहीं समझता हूं कि बहुत ज़्यादा चिंता का विषय है। बहुत सारे जवान हैं जो बहुत ही मजबूती के साथ में और पूरे उत्साह के साथ में जो है काम कर रहे हैं। पुलिस को फरार जवान के आतंकियों के साथ मिलने का शक है। पिछले महीने जम्मू कश्मीर में 4 राइफलों के साथ फरार हुआ कांस्टेबल आतंकवादी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन में शामिल हो गया था। 10 जुलाई से शुरू हो रही कांवड़ यात्रा पर आतंकी हमले का खतरा है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक आतंकी कांवड़ियों के वेश में हमला कर सकते हैं। हमले की आशंका देखते हुए दिल्ली, यूपी, उत्तराखंड और हरियाणा में हाई अलर्ट जारी किया गया है। आतंकी इस दौरान सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की भी कोशिश कर सकते हैं। इंटेलिजेंस इनपुट लोकल इंटेलिजेंस है या दिल्ली लेवल का है या सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसीज के हैं, उसके ऊपर हम लोग प्रॉपर मॉनिटरिंग और उस पर प्रॉपर जो एक्शन होता है वो हम कर रहे हैं।
राजस्थान के जोधपुर में भारतीय वायुसेना का ट्रेनिंग विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे के वक्त ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट MiG-23 में पायलट और ट्रेनी पायलट सवार थे जो सुरक्षित हैं। हादसा गुरुवार को सुबह करीब 11:30 बजे जोधपुर के बालेसर इलाके में हुआ, जब विमान एक खेत में गिर गया। हादसे के बाद प्रशासन और वायुसेना के अधिकारी मौके पर पहुंचे। 2 दिन पहले 4 जुलाई को भारतीय वायुसेना का एक हेलीकॉप्टर अरुणाचल प्रदेश से लापता हो गया था, जिसका मलबा 1 दिन बाद मिला। आम आदमी पार्टी के 3 विधायकों के खिलाफ एक महिला से बदसलूकी और मारपीट का केस दर्ज किया गया है। महिला का आरोप है कि 28 जून को दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान अमानतुल्लाह खान, सोमनाथ भारती और जरनैल सिंह ने उनसे बदतमीजी की। महिला का आरोप है कि आम आदमी पार्टी के विधायकों ने उसे कमरे में बंद कर मारा पीटा भी था। विधायक जरनैल सिंह जी मुझे खींचकर जबरदस्ती धक्के मारते हुए अंदर लेकर गए। अंदर ले जाके उन्होंने मुझे सोमनाथ भारती जी, अमानतुल्लाह जी और जरनैल जी ने गंदी गंदी गालियां दी, एक कमरे में बंद किया। उसके बाद मुझे ये बोला गया कि आपको डिटेन कर लिया गया है। दिल्ली महिला आयोग के दखल के बाद कल दिल्ली के सिविल लाइंस थाने में पुलिस ने FIR दर्ज की है। महिला का कहना है कि दर्शक दीर्घा का पास न मिल पाने की वजह से वो विधानसभा के बाहर खड़ी थी। आम आदमी पार्टी ने इसे बीजेपी की साजिश बताया है। कौन लेके आया उस महिला को अंदर, वहाँ पता आपको? विजेंद्र गुप्ता जी के ऑफिस से उनको परमिशन मिला था अंदर आने का। पहले एक महिला को तुम प्लांट करो विधानसभा परिसर के अंदर, फिर वो उस महिला के ऊपर जब कार्रवाई होने का डर हो तो आप उसके जरिए कोई FIR करवाओ। राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने पश्चिम बंगाल के तारकेश्वर में विकास बोर्ड के गठन को लेकर राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी को चिट्ठी लिखी है। स्वामी ने तारकेश्वर विकास बोर्ड का अध्यक्ष राज्य सरकार के एक मुस्लिम मंत्री को बनाने पर ऐतराज जताया है। स्वामी के मुताबिक जो बोर्ड तारकेश्वर के मंदिर वाले इलाके में विकास का काम करेगा, उसका अध्यक्ष किसी मुस्लिम को बनाना गैर कानूनी है। स्वामी ने कहा कि अगर इस मामले में राज्यपाल कार्रवाई नहीं करेंगे तो वो कोर्ट में याचिका दायर करेंगे। 1 जून को पश्चिम बंगाल सरकार ने तारकेश्वर विकास बोर्ड का गठन किया था। इसका अध्यक्ष शहरी विकास मंत्री फरहाद हकीम को बनाया गया था। तो उनसे मैंने चिट्ठी लिखकर कहा है कि इसको समझाओ कि नहीं तो कोर्ट में जाकर मैं उनकी हरा दूंगा। तो हम नहीं चाहते हैं कि वो उतना दूर जाए, ये खुद इसको अमेंड करके कह दें कि तारकेश्वर मंदिर इसमें नहीं आएगा। आप कोर्ट भी जाएंगे सर? मैं हाँ, नहीं वो मानेगी नहीं तो कोर्ट जाऊंगा। तारकेश्वर मंदिर कोलकाता के नजदीक हुगली नदी में है। ये पश्चिम बंगाल के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है।